ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? कुछ नया सिस्टम चालू हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो रही है। ओके, चलिए। पर्यावरण हमारी क्लास आज से शुरू हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण हमारे फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। बट मैम आपने स्क्रीन पर कुछ शो किया है, वो ब्लैक है क्योंकि पूरी। हाँ, ब्लैक नहीं दिख रहा रहा है। है। ब्लैक दिख रहा है? यस मैम। हाँ जी। ओके, एक सेकेंड, फिर से देखते हैं इसको। कुछ ऑप्शन दोबारा से करते हैं शेयर। ये अपडेट होती रहती है चीजें, यूज नहीं करते हैं तो फिर क्रोम टैब विंडो एंटायर स्क्रीन। ओके, अब देखते हैं, ये शायद आए। अभी शेयर हो रही है स्क्रीन? अब ठीक दिख रहा है? स्लाइड दिख रही है? यस मैम, दिख क्लियर रही है स्लाइड? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। तो हमारा जो पेपर 1 है उसकी 9th यूनिट में आता है पर्यावरण। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कम 5, जितनी भी 10 यूनिट है उनमें से हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट से भी मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद पर्यावरण को आगे हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हिंदी में क्या है ये सिलेबस, इसका जो टॉपिक का नाम है पूरा, लोक विकास और पर्यावरण, मीन्स पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। उसके बाद सिलेबस पे हम जाएंगे तो सबसे पहले दोनों में है, चिंता मत करिएगा, उत्कृष्ट लेवल की जो है हिंदी देखकर घबराइएगा नहीं, इंग्लिश में भी है इसके बाद में। सबसे पहले लोक विकास और पर्यावरण, ये मेन हेडिंग है। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक है विकास और पर्यावरण, डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या पड़ा। इसमें मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। अब ये मिलेनियम का क्या आएगा हिंदी में? सहस्त्राब्दीय विकास, मतलब जो एक शताब्दियों तक चलने वाला डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद में संपोषणीय मीन्स सस्टेनेबल। ये सारी टर्मिनोलॉजी को हम आगे समझेंगे क्या होती है, क्या इनका मीनिंग होता है। मानव और पर्यावरण समव्यवहार नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या संबंध है इनके आपस में। निर्जातीय, अब ये निर्जातीय वर्ड क्या है, बहुत अलग टाइप का आ गया, इंग्लिश में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। निर्जातीय का मतलब होता है ह्यूमन जनरेटेड, मानव जनित क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। फिर आ जाता है पर्यावरण परक मुद्दे, इश्यूज, जो है एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे इसमें? स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। हम कहीं भी कोई भी बात करते हैं तो उसको क्लासिफाइड करके ही करते हैं। पहले सबसे निचले लेवल की बात होती है, सबसे पास वाली चीजों की, फिर थोड़ा सा दायरा बढ़ता है और उसके बाद सबसे बड़ा दायरा आ जाता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं मूलाधार चक्र से, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं और सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हम एक एक देखते हुए एक एक पॉइंट पर कि कैसे कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण पर। जैसी लोकेलिटी है, जैसा एरिया है, वहां से एनवायरनमेंट
के क्या रिलेशन है और उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। फिर इसमें वायु प्रदूषण, जाहिर सी बात है जो गांव का एरिया होगा वहां पर प्रदूषण कम मात्रा में होगा क्योंकि वहां वाहन कम चल रहे हैं। और उसके बाद जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के बाद आ जाएगा आपका मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, अपशिष्ट में क्या आता है, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वो अपशिष्ट में, कचरा मतलब चाय बना के छानते हैं, पत्ती ऊपर छान रह जाती है, वो अपशिष्ट में आ जाएगी। चाय जो साथ निकला है, जो आपको यूजफुल है, आप जिसको उपयोग में ला रहे हैं, वो आपका काम की चीज हो गई, और जो उससे बचा हुआ जिसको आपको सिर्फ फेंकना है वो अपशिष्ट में आ जाएगा। अपशिष्ट कई तरह का होता है, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। जलवायु परिवर्तन मतलब बायोडायवर्सिटी। लोग, विकास और पर्यावरण में ही आगे है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, हम खुद ही अपने स्वास्थ्य के संरक्षक भी हैं और उसको निम्न श्रेणी पर ले जाने वाले भी हम ही जिम्मेदार हैं। जितनी हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा, हमें दिख रहा है, दूसरे पर पड़ रहा है। कई होते ना दूषित मानसिकता वाले की सोचते हैं बुरा हो, सामने वाले का बुरा हो, ये खुश कैसे, या इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको कष्ट दे रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं उस समय कि उसका मैं बुरा करूंगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट मेरे ऊपर, क्योंकि जब भी किसी का बुरा सोचने की बात आती है तो बात शुरू कहाँ से होती है, मन से होती है, और वो हम पर इफेक्ट डालती है। तो ये तो ऐसी अपने मन की बात हो गई। अब यहाँ भौतिक रूप में ये चीजें कैसे करती हैं, प्रदूषकों के रूप में हमारी जो चीजें हमने जो अपने सुख सुविधाओं के लिए जितने साधन जुटाए हैं, वही कहीं ना कहीं वातावरण को नुकसान पहुंचाने लगे, और वातावरण का हिस्सा हमें, इसलिए फाइनली वो हमको भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, मतलब प्राकृतिक साधन और जो मानव जनित साधन है, यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा ऐसा ही है, इसलिए इसको फिर समझने की दृष्टि से क्या करेंगे, प्राकृतिक है होता है एक ऊर्जा के स्रोत, और मानव जनित भी होते हैं। तो ये सारे जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो भी हमको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम ऊर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में इस ऊर्जा का जो हम बनाते हैं, कंपोज उसको करते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। हर चीज कुछ ना कुछ अपना एक गार्बेज छोड़ती ही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जो डिजास्टर्स होते हैं उनके बारे में हमको जानना है, और उनको कम कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर अगला क्या है, कुछ हमको अब थोड़ी सी जागरूकता आ गई, समझ आई कि नहीं हम कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ गलती कर देते हैं और हमको रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं अगर गुंजाइश होती है उसमें सुधार करने की। हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि पेन का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता, मतलब कोई गुंजाइश नहीं, आपने ऐसी भूल कर ली है कि जिसको आप मिटा नहीं सकते। लेकिन अगर पेंसिल से लिखा हुआ है तो वहां पर गुंजाइश है कि आप उसको इरेज कर सकते हैं, इरेजर का यूज करके, और उसे सुधार सकते हैं। तो जो ऐसी वाली भूल है जिन्हें सुधारा जा सकता है, गुंजाइश है जिसमें सुधार की, उसके लिए फिर लोग आगे आते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा टीचर्स डे पे प्रोग्राम किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई उसमें भी। तो आप में से ऐसा तो नहीं एकदम से कुछ हो गया, उसके लिए क्या, कुछ जो जागरूक लोग थे आप में से स्टूडेंट्स, उनके मन में ये विचार आया कि नहीं कुछ करना चाहिए टीचर्स लोगों के लिए। तो आपने क्या किया, एक कमेटी बनाई। सबसे पहले लोग, कुछ जो एक्टिव लोग होते हैं जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है या जो सबके बारे में सोचते हैं, वो सामने आए और उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और डिसाइड किया कि ये स्टेप रहेंगे और हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो ऐसे ही जब पूरे पर्यावरण के बारे में जो चिंतनशील लोग होते हैं, थिंकर्स जो होते हैं, उनके मन में आया कि इतना गड़बड़ मामला चल रहा है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा,
हम अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं, तो कुछ करना चाहिए कि पर्यावरण बचा रहे और सब कुछ ठीक हो रहे। जितना बिगड़ गया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे ना बिगड़े उसके लिए लोग सामने आए, बातचीत करी, लोगों के माध्यम से देश सामने आए, एकजुट होकर बातचीत करी। तो ऐसे क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या नियम अधिनियम बने, उनके बारे में, मतलब यहाँ पर हम विधिक जो भी कार्यवाहियां हुई हैं पर्यावरण संरक्षण के माध्यम में, मीन्स विधिक मीन्स जो कानूनी तौर पर क्या क्या काम हुए हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन और जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ये इतनी चीजें हैं, ये हमको अपने पूरे इस सिलेबस में पढ़नी है। यही सिलेबस इंग्लिश में है, हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप कि उस पर अभी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इंग्लिश में भी पहले आप बता दीजिए, मैं बोलती चली जा रही हूँ। सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन जब शेयर की है तो। जी मैम, आपकी वॉइस, जी मैम सब चीज ठीक है, आपकी जी मैम वॉइस सही है। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। थैंक यू। तो ये भी बता दीजिए, इंग्लिश वाले को अभी स्किप कर दें हम, कि एक बार उसको भी पढ़ लें। एक बार पढ़ लेते हैं मैम, क्योंकि हिंदी बहुत हेवी है। ओके ओके ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है? डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। पॉइंटर खो जाता है बार बार हमारा, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए। सबसे पहले ये रहा, इसका कलर चेंज करते हैं तो शायद दिखेगा ये। हाइलाइनर ले लेते हैं। चलिए, मिलेनियम डेवलपमेंट, ये जो हमने पढ़ा था सहस्त्राब्दीय विकास, उसको मिलेनियम डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास या सतत विकास, ये क्या टर्मिनोलॉजी है आगे हम पढ़ेंगे जब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, मानव और उसका एक दूसरे पर प्रभाव। एंथ्रोपोजेनिक, ये वही वर्ड है जो निर्जातीय हमने वर्ड पढ़ा था, उसको ही एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मानव जनित क्रियाकलाप जो होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, वह सब इसमें आएंगी। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, और उनका एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, मुद्दे जो जो हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल दो दो बार लिख लिया है। फिर नॉइज पोल्यूशन है। वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, मीन्स जितना भी जो मेडिकल फील्ड का कचरा निकलता है वो सारा इसमें आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जितना भी रहता है गार्बेज, वो सब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आ जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात। और सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, अलग अलग तरीके से उसके बारे में बात करेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ, मानव के शरीर पर हमने डिस्कस कर लिया है क्या प्रभाव पड़ता है प्रदूषकों का, पॉल्यूटेंट्स का। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल प्लान ऑन चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इफेक्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, सोलर अलायंस। यहाँ तक ये हमारा सिलेबस है। अब हम एक सेकंड,
अब हम बात करेंगे, सिलेबस हो गया, देख लिया है क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है हमारा, लेकिन हमको उस सिलेबस के साथ चलना कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमको क्वेश्चन से। अक्सर हम करते हैं क्या, पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जो पिछले बार पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि हम पहले क्वेश्चन देख के चलते हैं। इससे क्या होता है, हमको दो फायदे होते हैं। एक, हमको हमारा लेवल पता चलता है, और दूसरा, हमको पैटर्न पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन यूजीसी हमसे पूछता है। तो हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम अपने उस टॉपिक पे क्वेश्चन वैसे ही और सिलेबस को वैसे ही तैयार करके चलेंगे। बहुत हमको भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको बताया है क्या पढ़ना है, ये तो पता होना चाहिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम कई बार वो चीजें सारी पढ़ लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, और मेमोरी कार्ड हमारा अननेसेसरी भर जाता है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पीवाई क्यों है ये, लेकिन पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ, आंसर पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे हम आंसर देखकर नहीं चलेंगे, हम अभी सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। आपको काम साथ में ये करना है, क्वेश्चन नोट करना है और अपना ऑप्शन देना है। अपना एक आंसर लिख लीजिए, चारों ऑप्शन में से आपको क्या ठीक लग रहा है या पता है, आपने पहले से सॉल्व किया है, उसको नोट कर लीजिए। ये हम जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर आप खुद सही आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का क्या पूछा है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्तर में 30 डेसिबल की वृद्धि निम्नांकित में से किसका द्योतक है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ए 30 डीबी, डीबी मतलब डेसिबल को इस फॉर्म में डीबी बोलते हैं। इंक्रीज इन नॉइज पोल्यूशन लेवल रिप्रेजेंट्स, अब यहाँ ऑप्शंस है, ध्वनि की तीव्रता में 30% की, 30 गुणा की वृद्धि। मीन्स यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स पे उन्होंने वृद्धि दिखाई और पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है, कितनी वृद्धि करती है। जो ध्वनि प्रदूषक होते हैं वो 30 डेसिबल की वृद्धि निम्नांकित में से किसका द्योतक, ये बताना है, किसको मान रहे हैं। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं ध्वनि में से, तो आप क्या करेंगे, और साथ में एक चीज इसको इंक्लूड कर लेंगे, आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं, ऐसे आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, 15 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, उन सबको लिख लीजिए कि ऐसे वाले टॉपिक से हमको 100 फैक्ट उठा के लिखना है, ऐसे ऐसे एक जैसे। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का मिलता है, उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जो क्वेश्चन है उसके आसपास के आप, अगर आपने 50 भी उठा लिए फैक्ट, तो आपका फिर उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, which of the following activities has contribute maximum to global warming, मीन्स सबसे ज्यादा जो वैश्विक तापमान में वृद्धि देने वाला कौन सा कारक है इनमें से। औद्योगिक प्रक्रम है, निर्वनीकरण है, कृषि कार्य है, जीवाश्म का दहन है। अपने अपने क्वेश्चन नोट करके आंसर साथ में देते चलिए, और ये आप खुद अपना इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आप कितने सही थे। ये कहाँ काम आएगा, आप मान लीजिए एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, फिर आपको गैस करना है। तो जब गैस करना है तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी गैसिंग कितने % करेक्ट होती है, ये आपको यही उसका टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, जल के महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्राचलों में से एक अविलता का मापन किया जाता है। अविलता मतलब यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, अविलेता है घोलने वाली, जो घुलनशीलता होती है। कलर यूनिट में, पीएच यूनिट में, एनटीयू यूनिट में। ये अभी आपके लिए, अगर आपने नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बहुत आपको आश्चर्यजनक चीजें लगेंगी, लेकिन अगर पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते जा रहे हैं साथ में, एक बार बता दीजिए। यस मैम। ओके, और अपना आंसर भी साथ में ऑप्शन सहित, ये ऑप्शन है। मैम इसका एक बार जल वाले का एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए ना। जल के महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रचालक वाला। यस मैम। हाँ, ये दिख रहा है कलर यूनिट में,
pH यूनिट में, NTU में और माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में। नेक्स्ट पे आएंगे अंतरराष्ट्रीय सौर संधि। ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा था, हमारा जो लास्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है इन्हें? ISA का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 15, 16, 17, 18। अगर सही पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता है तो सब कंफ्यूजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के मामले में संवर्धन प्रक्रम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यूरेनियम का उसके अयस्क से पृथक्करण, विखंडन, 235 U का सांद्रण बढ़ाना, सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, और 238 U का सांद्रण बढ़ाना, मंदक की मात्रा बढ़ाना। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है ये? नाभिकीय ऊर्जा के मामले। हमने जो एनर्जी वाले टॉपिक देखे हैं, एनर्जी में दो टाइप से होती है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन जनरेटेड। तो वहां का ये क्वेश्चन है, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिखेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ को बेनिफिट्स कौन से हैं, इनमें से पहचानना है आपको। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बेनिफिट्स आपको तब पता होंगे जब आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि ऐसा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक विपदाओं के नेचुरल डिजास्टर्स के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। मतलब हमें पता नहीं है कि कब ये होगा, और मतलब हमेशा होता है, खत्म हो गया पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते, या इसकी शुरुआत हुई है अभी, जैसे जब दिख रहा है तभी हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। वो पहले से धीरे धीरे उसकी प्रोसेस चल रही थी, और खत्म होने के बाद हमको ऊपर से लग रहा है कि खत्म हो गया है, लेकिन वो चल रहा है, उसकी प्रोसेस खत्म होने की धीरे धीरे चल रही। तो वो इनमें से कौन से हैं ये हमको पहचानना है। सूखा हमको दिख जाता है कि एकदम से पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो इनमें से हमको देखना है कि क्या सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है, यह कहना एक सर्वमान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहां कोई नहीं था। इस प्रकार का जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। ये बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज आपको लग रही होगी, और इसका हिंदी भी इंग्लिश भी नहीं है अभी। ये एकदम लेटेस्ट जो पेपर हुआ था वहां का क्वेश्चन है ये, एनवायरमेंट का। तो आप अगर आपके पास में अवेलेबल है पिछले क्वेश्चन पेपर, अभी लास्ट कब हुआ था? जून में। हाँ, तो वो अगर मिल जाए तो वहां आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए, नहीं तो मैं अवेलेबल करवा दूंगी करके, अरेंज जैसे होगा। फिर उसमें उसका ही ये क्वेश्चन, मतलब उसमें ये पूछा गया है। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन क्या देखे कि पता है चीजें, अगर पढ़ी है तो कंफर्म आंसर है, नहीं पढ़ी है तो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, वैसी वाली सिचुएशन हो जाती है। और यहाँ पर अगर हमने थोड़ा सा हमको डीपली पढ़ा, क्या कुछ लोग चिंतनशील होते हैं ना, तो थोड़ा जो चीजें एकदम फैक्चुअल नहीं होती उनको भी पढ़ते हैं और फिर लॉजिक लगाते हैं माइंड में। हालांकि ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको अपने विवेक का और ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा कि ये इसको हम क्या बात कह रहे हैं, ये आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अभिकथन, ये कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा एविएशन और रीजन वाले क्वेश्चन है ये लास्ट के क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं। अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। मीन्स जो अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर वाले जो वायु एयर पोल्यूशन होते हैं वो एक गंभीर खतरा है, ऐसा इन्होंने बोला है। और मतलब कथन ये है, और रीजन क्या बताया है कि जो अंतः पर्यावरण होते हैं उनमें जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो कम मात्रा में जाते हैं उसमें। विसर्जन मतलब गणेश जी का विसर्जन करते हैं, दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं, क्या करते हैं? उनको
नदी में हमने छोड़ दिया। तो ऐसे ही जाना वायु में या जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें उनकी पहुंच, वो विसर्जन हो गया। वहां पे पहुंच उनकी क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है और एटमॉस्फेयर की अपेक्षा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया। अब आपको पहचानना है इसमें कि दोनों सही है, दूसरा वाला है पहले वाले की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एक गलत है या दोनों गलत है। ऐसे करके चारों ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर करना रहेगा। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दें, उसके अलावा हमको अगर हम पूरे क्वेश्चन फिर से देखें तो एक कॉमन चीज हमको क्या समझ में आ रही, कोई एक बताएंगे माइक ऑन करके कि क्या हम इससे एक निष्कर्ष निकाल के लाते हैं कि इन्वायरमेंट की अगर हमको स्टडी करनी है, इन क्वेश्चनों के आधार पर हमको कैसी तैयारी करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप बताइए। मैम एक तो एनर्जी से जितनी हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं वो, और जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे रिलेटेड। नेचुरल डिजास्टर, और कोई एस्टेब्लिशमेंट्स जो हुई है स्पेशली इसको क्योर करने के लिए, इस तरह की चीजें। हाँ, और भी बताएंगे। अभी वो आंसर नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जी मैम, नेचुरल जैसा कि बताया गया डिजास्टर, इसमें कि वायु प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी रिलेटेड और हमें डीप में पढ़ना है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आ रही है उस पर एजा सेलेक्ट करना है। जैसे आप बोल रहे थे नाभिकीय ऊर्जा रिलेटेड, मतलब नाभिकीय ऊर्जा से उसको पढ़ना है हमें, मतलब जितने भी पॉइंट आता है वहाँ पढ़ना है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। फिर जल प्रदूषण से आता है ऐसा बता रहे थे, फिर और नाभिकीय ऊर्जा, और यहाँ पर एक बता रहे थे ध्वनि प्रदूषण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा ऐसा मैम, और एग्जैक्टली सेलेक्ट लेकिन करना अभी पड़ेगा क्वेश्चन। वो आंसर नहीं आया है जो मैं चाह रही हूँ आप लोगों से निकलवाना, कि आपने इतने 10 क्वेश्चन देखे, उसमें आपने क्या कॉमन चीज देखी। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इसमें सारे इन्वायरमेंट में जो बेसिक इन्वायरमेंट जो डिस्चार्ज कर रहा है उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम या ज्यादा है, उस पे बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ग्लोबल चलिए वार्मिंग, सोलर एनर्जी। हाँ, चलिए ये मैं उसी पे। बता देती हूँ। हमने ये देखा है, कॉमन चीज ये है कि सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1 से लेके 8 तक तो एकदम फैक्चुअल है, पता है, 100% श्योर है। अगर हमने पढ़ा है 1995 में या 1987 में ये हुआ है तो हम एकदम करेक्ट आंसर लगाएंगे, और अगर नहीं पता है तो हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, फिर क्या करेंगे, हम आंख बंद करके किसी एक पॉइंट को टिक कर देंगे। ये कॉमन जय माता दी। जय माता दी। मैम ये इस पे स्कोरिंग कह सकते हैं, यदि आपको पता है तो बिल्कुल 100% राइट रहेगा ना, स्कोरिंग है ये। यस, तो हम ये अगर एनवायरनमेंट हमने ये जो 10 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, इससे हमको अब बहुत आसानी हो गई है। हमको पता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, बिल्कुल हम उतना ही पढ़ेंगे, और हमें मैक्सिमम 2 वीक से ज्यादा नहीं लगेंगे एनवायरनमेंट को कवर करने में, और पांचों के पांचों क्वेश्चन हम करेक्ट करके आएंगे, ऐसी आशा लेके चलेंगे अपने आप से। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल ही इसमें पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और जो फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं तो वो हम जो डिटेल पढ़ते हैं ना उसी के बेस्ड पर रहते हैं, अलग से कहीं नहीं होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देखकर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक सेकेंड, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, सारे नोट कर लिए थे आप लोगों ने क्वेश्चन, आज की डेट डाल दीजिएगा उस पे। और अब हम इनको ना, जब दोबारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर हम दोबारा आएंगे और आप खुद ही सही आंसर इनके देंगे। फिर सबने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, बता दीजिए एक बार अपने ऑप्शंस के साथ। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो उसका परिचय तो हमको जानना ही रहता है। नॉर्मल भाषा में तो हम समझ गए हैं कि पर्यावरण क्या है, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी है, एवरीथिंग इज एनवायरमेंट। अब हमको इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक या जो साहित्य की भाषा में जानना है, तो उसके लिए हमको कहाँ चढ़ना पड़ेगा, जो जिस सब्जेक्ट के थिंकर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं,
उनकी शरण में चलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले यहाँ पर इंग्लस व रोमन हॉलैंड के अनुसार इन्होंने बताया है कि पर्यावरण क्या होता है। इनके अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का, ये एज इट इज आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। कैसे, क्या तरीका होता है, एक शब्द यहाँ का लीजिए और मतलब एक या दोनों ले लीजिए वैज्ञानिक के, उसके साथ यहाँ का कोई भी एक उठा लीजिए जो कॉमन ना हो, दूसरी डेफिनेशंस में ना हो। ये डेफिनेशंस याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सही जोड़ी बना लीजिए। हम हमेशा ऐसे याद करते थे कि इधर से आप साइंटिस्ट के नाम लीजिए और यहाँ से कोई भी ऐसा वर्ड लीजिए जो कॉमन नहीं, किसी दूसरी डेफिनेशन में नहीं है, तो आपको डेफिनेशन क्लिक कर जाएगी कि ऐसा किसने कहा है। तो इनके अनुसार क्या है, पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। मीन्स जो भी ह्यूमन नेचर है वो उसकी परिपक्वता मीन्स क्या होता है, आपका जो सोचने समझने की एक आप एडल्ट होकर एडल्ट की तरह से जो सोचने लगते हो, आप कितना मेच्योरिटी, परिपक्वता मीन्स मेच्योरिटी, मेच्योर होकर आप कैसे सोच रहे हो, आप किस तरह से दूसरों को इफेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग कहाँ पर है, पर्यावरण है। और दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो हमने टॉपिक हमने अपने सिलेबस में देखे थे, वहां पर हमने पढ़ा था एक ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसने अपनी डेफिनेशन दी है। उसके अनुसार क्या है, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक मीन्स फिजिकल एंड जैविक दशाएं मीन्स जो आपको लिविंग कंडीशंस होती हैं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित, मतलब इंटरेक्शन एक दूसरे पर, एक तो अलग अलग फिजिकल चीजें और जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अलग अलग अपने आप में भी, और दूसरे अपने एक दूसरे को प्रभावित करते हुए भी जो होता है, सम्मिलित करता है, वह सब क्या है, एनवायरमेंट में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, अरे पर्यावरण शब्द का अर्थ एवं उत्पत्ति। अब डेफिनेशन हो गई है, अब हम इसका अर्थ जान लिया है। वही अर्थ है कि जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें थोड़ा सा आप गूगल पे देख लेंगे तो 2-3 चीजें, वो मुझे नहीं लगी बहुत ज्यादा आवश्यक, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो आपको थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपको थोड़ी सी चीजें और मिल जाएंगी। 2 शब्द होते हैं, क्या क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है, ऐसे करके तो वो आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, और आप एक नजर मार लेना उस पर। फिर इसका अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ या घेरना। फिर परी और आवरण से मिलके बना है, सबको पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आसपास मानव जंतुओं की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं आदि, सब कुछ आ रहा है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है। फिर तो ये लाइटर के साथ नहीं चलेगा, लेजर के साथ। अब हम देखते हैं परिभाषाएं, फिर से परिभाषाएं दोबारा। अच्छा, वो कथन थे सिर्फ उनके, उन्होंने जो कहा है उनके थॉट्स थे वो, और डेफिनेशंस ये है। डेफिनेशंस इन्वर्टेड कॉमा में रहती हैं, या कथन भी इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है कि कहाँ उसको डेफिनेशन कह रहे हैं और कहाँ सिर्फ जनरल वो है, उसको उन्होंने कोई परिभाषा का नाम नहीं दिया है। तो ये है J.S. रॉस के अनुसार पर्यावरण क्या है, पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसको भी याद कर लीजिएगा, इन्होंने बाह्य शक्ति कहा है, रॉस के अनुसार बाह्य शक्ति है। फिर हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर योग याद कर लीजिए, हर्शकोविट्ज ने योग कहा है। नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। पर्यावरण संरचना मीन्स एनवायरमेंटल जो स्ट्रक्चर है
पर्यावरण बनता कैसे है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, कोई भी चीज होती है वो जिस से मिलकर बनती है उसको उसके हम कंपोनेंट या घटक या संघटक कहते हैं। तो जो पर्यावरण है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पर्यावरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता है, सभी कुछ उसके हिस्से हैं, भाग हैं, सब उसमें आते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसानी की दृष्टि से समझने के लिए, इसको समझने के लिए ना सिर्फ हमारे अभी पढ़ने की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण को स्वयं को समझने के लिए, ताकि उसका संरक्षण कैसे किया जाए, जाना जाए कि क्या दिक्कतें चल रही हैं, इसके लिए उसको हमने मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर दिया है। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अजैविक, एबायोटिक इसको बोलते हैं। एबायोटिक या अजैविक का मतलब होता है जो नॉन लिविंग है। अब इसमें नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे आपके, आपने अगर रामायण जी पढ़ी है तो उसमें आपने वो दोहा पढ़ा होगा, चौपाई, छितजल पावक गवन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पढ़ा है सभी ने? माइक ऑन करके कोई बता दीजिए। जी मैम। क्या जी है मैम। इसका कि 5 जो तत्व हैं उनसे मिलके ये अति अधम शरीर बना हुआ है। तो हमको यहाँ से उस डेफिनेशन, मतलब उस चौपाई से हमको क्या पता चल रहा है कि हमने दो घटकों में जिसमें बांटा है, एक हमने जैविक में बांटा है एबायोटिक में, और दूसरा बायोटिक में या जैविक में बांटा है। तो जो जैविक है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, अजैविक से, यानी कि जो जैविक को जन्म देने वाला कारक है वो कौन सा है, अजैविक ही है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अजैविक में हमारे वही पांचों आ जाएंगे, पृथ्वी वायु अग्नि जल नभ, ये सारे हमारे एबायोटिक में आ जाएंगे। और दूसरा हमारा जो बायोटिक है, अब बायोटिक की तो क्या कहने हैं, इसका तो कोई आदि और अंत हमें पता ही नहीं है। कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको हम जानते हैं, क्या हम उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं? और जिनको नहीं जानते हैं उनको हम बता सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? ईश्वर ने इतनी ज्यादा वैरायटी दी है, एक एक स्पीसीज की, एक एक जीव की इतने ज्यादा वैरायटी आपको मिलेंगी। आप मार्केट में जाते हैं, आप चूड़ियां देखते हैं, कंगन देखते हैं, शर्ट पैंट देखते हैं, आपको बहुत वैरायटी मिलती है। लेकिन जो ईश्वर ने यहाँ पे आपको विविधता दी है, वैरायटी दी है, आप उसके बारे में मतलब आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती, वहां आपका अनुमान भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता। तो इसलिए जैविक पर्यावरण को हम क्या कहते हैं, इसका आदि और अंत हमको पता नहीं है। लेकिन फिर भी वही है कि समझने की दृष्टि से इसको भी हमने किंगडम में डिवाइड कर दिया है। किस किंगडम में? उसको बोलते हैं जगत किंगडम, मतलब 5 जगत में उसको बांट दिया है मुख्य रूप से। एक में सबसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, आपने अगर सेल वाला पढ़ा होगा, एनाटॉमी में अगर सेल पढ़ी होगी तो कहीं बात शायद आई होगी, नहीं तो इसमें एनवायरनमेंट में ही समझ लीजिए कि 5 जगत में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सबसे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिसमें आ जाते हैं, ऐसे जो केवल एक कोशिका पे ही उनका जीवन, बचपन में आपने पढ़ा होगा अमीबा, पैरामीशियम, वो जो चप्पल जैसे साइज का होता था, है ना, एक पढ़ते थे हम लोग 10th क्लास में शायद, अमीबा और पैरामीशियम हम पढ़ते थे। तो ये इनका पूरा जीवन एक सेल होता है। हम बहुकोशिकीय हैं मानव, हमारे अंदर कितनी ही सेल्स होती हैं, लेकिन ये बेचारा एक सेल ही इसका पूरा बॉडी कहलाता है। और इसका हमको क्या चाहिए, हमको हजारों टाइप के हमारी जो जीवा है उसको इतना लालच लगता है, नमकीन मिल जाए, मीठा मिल जाए, खट्टा मिल जाए, तीखा मिल जाए, इस टाइप से। लेकिन बेचारे ये क्या खाते और पीते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन इनका खाना है और कार्बन डाइऑक्साइड इनका छोड़ना है। मतलब खाना पीना इनका O2 ही है, O2 CO2, यानी जो ये ब्रीदिंग कर रहे हैं बस वही इनका भोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक जो सबसे लोअर वाला है उसमें ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद का आता है उससे थोड़ा सा ऊपर का आ जाता है, ये होता है प्रोटोजोआ जगत, फिर मोनेरा, कवक, फंजाई, ऐसे करके आ जाते हैं
आपने पढ़े होंगे, कवक मीन्स फंजाई, जो फफूंद लग जाती है। आप देखते हैं डबल रोटी आपके घर में रखी रहे, या रोटी ही खाना, कुछ भी सब्जी आपके घर में रहे, बहुत गर्मी है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, या जो उसके ऊपर आप देखते हैं लकड़ी के ऊपर बारिश में उग जाती है, वो सब काय में आ जाते हैं, फंजाई में आ जाते हैं। तो ये 3 हो गए, एक प्रोटोजोआ हो गया, एक मोनेरा। ये थोड़े थोड़े से अपनी सेल्स इनमें कितनी है उसके अकॉर्डिंग ये बड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला प्लांट और जंतु। ये सबसे खास है। ये सब हमको इफेक्ट करते हैं, ये सब भी, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। इनको हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मलेरिया सबने सुना है, और कौन कौन से डेंगू होते हैं ये सबने सुना है। तो ये इनकी देन होती है, इन सब की देन होती है, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी हमको प्रभावित करते हैं। तो ये 3 हो गए। इसके बाद जो हमको जानने की जरूरत है, जो ज्यादा समझ में आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। कौन से जीव जंतु? मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा जिनमें कोशिकाएं होती हैं, उनको हमको समझना पड़ता है। उन्हीं को, वो ही हमारी नजरों में रहते हैं। ये बेचारे तो कहाँ डले रहते हैं पता भी नहीं रहता है। तो ये 2 तरह के घटक हो गए हैं। कौन कौन से हमने देख लिए? एक एबायोटिक यानी अजैविक या अभौतिक, और दूसरे हो गए जैविक या भौतिक, जैविक पर्यावरण में। इसको हमने 5 में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 5 में? सबसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं प्रोटोजोआ वगैरह, फिर मोनेरा, उससे थोड़े से, जो थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा कोशिकाएं नहीं होती है, लेकिन फिर भी यूनिसेल्युलर से ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फंजाई, फफूंदी जो रहती है, और उसके बाद हमारा आ जाता है पेड़ पौधे, और सबसे ऊपर जीव जंतु। सबसे ज्यादा इनमें हम कंपेरेटिव नहीं कर सकते। पेड़ पौधों की भी उतनी ही वैरायटी है जितनी की जीव जंतु की। कई आपने देखे होंगे ऐसे जीव होते हैं जो अगर पेड़ पौधों पे बैठ जाए तो हमको पहचानना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि ये इस पे बैठा हुआ है। ये ईश्वर ने उनको क्या दिया रहता है? अपनी सुरक्षा के लिए कुछ एडवांटेज दिए रहते हैं। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? क्लास का टाइम हो गया है क्या? एक बार। जी मैम, 5 मिनट है बस। हाँ, तो फिर अब हम कंक्लूड करते हैं क्लास को, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके। अभी स्क्रीन तो नहीं ओपन करना रहेगी। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो मैं स्क्रीन, मैं एक बार वो डेफिनेशन वाला पोर्शन दिखा दूंगी। ओके, देख लीजिए उसको, फिर हम इसको क्लोज करके आगे अपना आगे करेंगे। डेफिनेशंस, ठीक है? हो गया यस या नोट कर रहे हैं आप? मैम, इसके आगे वाला। अच्छा, ये वाला? नहीं मैम, इसके बाद। हाँ, ये वाला। इसमें डेफिनेशंस नहीं है, इसमें अर्थ और परिभाषा, अर्थ है उसकी। हो गया? यस मैम। ओके, चलिए। तो अब हम, और किसी को तो नहीं कोई डाउट है इसमें? क्लोज कर दें इसको, स्क्रीन को? ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने लास्ट ही एकदम पढ़ा, कौन बताएंगे कि कितने कंपोनेंट से मिलके बना है जो हमारा एनवायरनमेंट है? बताइए जल्दी से। मैम, दो कंपोनेंट से मिलके बना है, जैविक और अजैविक। जी, जैविक में कौन से आएंगे और अजैविक में कौन से आएंगे? मैम, अजैविक में आएंगे से जो 5 जो आपने एलिमेंट्स बताए हैं, जिसमें वायु मतलब जो जल और स्थल वायु, जिसको हम पढ़ेंगे मृदा जल वायु इसको। और जैविक में सारे जीव आ जाएंगे, जैसे एक कोशीय बहुकोशीय वनस्पति। और जो अजैविक है वही जैविक की उत्पत्ति का आधार है, वही जीवों को जन्म देते हैं।
है ना, ये भी हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास हम यही कंक्लूड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होगी आपकी शायद। अभी है क्या कोई क्लास? नहीं है? 5 बजे है मैम। ओके, अभी 5 नहीं। बजे, ठीक है। तो अभी होमवर्क मैं आपको स्लाइड में भेज दूंगी, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है अभी, लेकिन फिर भी एक होमवर्क ये जरूर कर लीजिएगा, जो आज आपने क्वेश्चंस देखे हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट, अभी उनके आंसर मत सर्च करिएगा, अभी उनसे रिलेटेड 10 फैक्ट निकालिए। 10 फैक्ट, जो भी क्वेश्चन है उसको, टॉपिक को पूरे को देखिए, उससे रिलेटेड 10 फैक्ट, और क्या आप मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन बनाइए खुद से, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें पढ़ने को एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, फैक्चुअल हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू है वो तो करेंगे, उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम इसको, किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना, एक बार और बता दीजिए, और थोड़ा फीडबैक भी दे दीजिए, क्लास कैसी लगी आपको, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ा हुआ है एनवायरनमेंट सभी का? मैम चलिए, इसके नोट्स इंग्लिश में मिल पाएंगे? इंग्लिश में कोशिश करेंगे, ओके ओके मैम, ओके। ठीक है। ओके, समझ में आया ना सभी को? जी मैम, चलिए, मैम तो डायलेक्ट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो बहुत अच्छे से समझ आया है। ओके, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका इंग्लिश में भी बताते चले साथ साथ में, बाकी इंग्लिश में करवा देंगे, है ना, नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। चलिए, तो अब हम शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ मैं। कौन आ रहे हैं, आ जाइए शांति पाठ के लिए।